द पावर ऑफ नाउ एक गहराई से आध्यात्मिक किताब है जो हमें सिखाती है कि सच्चा सुख और शांति केवल वर्तमान क्षण में रहने से मिलती है। लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग लगातार अतीत और भविष्य में उलझा रहता है, जिससे हम दुख और तनाव का अनुभव करते हैं। इस किताब का मुख्य उद्देश्य है माइंड से बाहर निकलकर अभी में जीना सीखना। चैप्टर 1 यू आर नॉट योर माइंड, आप आपका मन नहीं है। 1 डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड कॉन्शियसनेस, मन और चेतना में फर्क। लेखक कहते हैं कि अधिकतर लोग सोचते हैं कि वे वही हैं जो उनके विचार हैं, लेकिन असल में आप विचार नहीं हैं, आप वो चेतना हैं जो विचारों को देखती है। आपका मन एक उपकरण है, लेकिन जब आप उसे पहचान नहीं पाते तो वह आप पर हावी हो जाता है। 2 वाई थॉट्स नेवर स्टॉप, विचार रुकते क्यों नहीं हैं? हमारा मन लगातार चलता रहता है, अतीत की यादें, भविष्य की चिंता, कल्पनाएं। लेखक बताते हैं कि यह सोचना एक आदत बन चुकी है, और जब आप खुद को उस सोच से जोड़ लेते हैं तो आप अपने असली अस्तित्व को भूल जाते हैं। 3 डिस्कवरिंग द पावर ऑफ अवेयरनेस, चेतना की शक्ति को पहचानना। जब आप अपने विचारों को सिर्फ देखते हैं तो आप आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस में प्रवेश करते हैं। यही वह मोड़ होता है जहां आप समझते हैं कि मैं अपने विचारों का साक्षी हूं, मैं वही नहीं हूं। 4 द नॉइज ऑफ द माइंड, मन का शोर और उसका असर। यह लगातार चलता शोर आपको थका देता है, चिंता में डालता है और वर्तमान से काट देता है। लेखक इसे मानसिक बीमारी कहते हैं, ओवर थिंकिंग यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। 5 द प्रेजेंट मोमेंट इज द की, वर्तमान क्षण ही चाबी है। सच्ची शांति और मुक्ति सिर्फ एक जगह है, अब, नाउ। जब आप पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं तब डर नहीं होता, पछतावा नहीं होता, दुख नहीं होता। नाउ इज द ओनली ट्रूथ, एवरीथिंग एल्स इज इल्यूजन। और 6 एक काट टोले की जागरण, लेखक की आत्म जागरूकता की कहानी। एक दिन लेखक ने सोचा, मैं अब और नहीं रह सकता। देन हु इज दिस आई एंड हु इज माई सेल्फ? इस सवाल से उन्हें यह अनुभूति हुई कि उनके अंदर 2 अस्तित्व हैं, एक जो दुखी है और एक जो उसे देख सकता है। यही से उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की शुरुआत हुई। 7 की टेकअवेज, मुख्य सीख, आप विचार नहीं हैं, आप चेतना है। सोच को नियंत्रित मत करो, बस उसे देखो। अब में जीना ही सच्ची मुक्ति है। चैप्टर 2 कॉन्शियसनेस द वे आउट ऑफ पेन, चेतना, पीड़ा से बाहर निकलने का मार्ग। 1 व्हाट इज साइकोलॉजिकल पेन, मनोवैज्ञानिक पीड़ा क्या है? लेखक बताते हैं कि हम जो मानसिक और भावनात्मक दुख झेलते हैं वह हमारे विचारों का परिणाम है, न कि परिस्थिति का। इस पीड़ा की जड़ है अतीत की यादें, गिल्ट, रिग्रेट, भविष्य की चिंता, फियर, एंग्जाइटी। जितना अधिक आप समय पास्ट फ्यूचर में जीते हैं उतना ही अधिक आप पीड़ा में होते हैं। डू द ओरिजिन ऑफ पेन, द ईगो एंड टाइम, पीड़ा की जड़, अहंकार और समय। हमारा ईगो, अहम, खुद को मजबूत करने के लिए अतीत की कहानियों से चिपका रहता है, भविष्य में खुद को सुरक्षित दिखाने की कोशिश करता है। यह हमें वर्तमान से डिस्कनेक्ट कर देता है जहां असली शांति होती है। Where there is no resistance to the now, there is no pain. 3 पेन बॉडी, जमा हुआ भावनात्मक दर्द। लेखक ने एक महत्वपूर्ण अवधारणा दी है, पेन बॉडी यानी हमारे अंदर जमा हुआ पुराना दुख, क्रोध, डर और दुख। पेन बॉडी पुरानी यादों से जुड़ा होता है, अचानक सक्रिय हो जाता है, खासकर किसी भावनात्मक ट्रिगर से। जब आप अवेयरनेस से नहीं जीते तब यह पेन बॉडी हावी हो जाता है और आपको सफरिंग की लूप में फंसा देता है। 4 अवेयरनेस डिसॉल्व्स द पेन बॉडी, चेतना से पीड़ा समाप्त होती है। जब आप होशपूर्वक, कॉन्शियसली पेन बॉडी को महसूस करते हैं, बिना विरोध के, बिना बचने के, बिना भागे हुए, तो वह धीरे धीरे पिघलने लगता है। अवेयरनेस इज द लाइट दैट डिसॉल्व्स द डार्कनेस ऑफ पेन। 5 पीड़ा का विरोध मत करो, उसे देखो। लेखक कहते हैं कि पीड़ा से लड़ने से वे बढ़ती है, लेकिन जब आप सिर्फ उसे देखना शुरू करते हैं तो आप उससे अलग हो जाते हैं। आप महसूस करते हैं कि आप दर्द नहीं हैं, आप उसके साक्षी हैं। यह देखना ही उपचार की शुरुआत है। 6 एक्सेप्ट द प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान क्षण को स्वीकार करो। जैसे ही आप कहते हैं यस, यही अभी है, तो आपका भीतर शांति और स्पष्टता से भर जाता है। एक्सेप्टेंस इज द गेटवे टू हीलिंग। 7वीं मुख्य सीख, आपकी पीड़ा सोच से आती है,
न कि स्थिति से। पुराना दर्द पेन बॉडी में जमा हो जाता है, उससे लड़ने के बजाय उसे देखो और स्वीकार करो। अब में जागरूक रहना ही मुक्त होने का रास्ता है। बुक प्रैक्टिस टिप: रोजाना कुछ मिनट अब में बैठें, अपनी सांसों को महसूस करें, अपने शरीर को बिना किसी जजमेंट के देखें। कोई भी भाव, दुख, डर, बस उसे देखते रहें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे पीड़ा हल्की होती जाएगी। चैप्टर 2 हमें सिखाता है कि योर पेन नीड्स योर प्रेजेंस मोर देन इट नीड्स अ सॉल्यूशन। चैप्टर 3 मूविंग डीपली इनटू द नाउ, अब में गहराई से प्रवेश करना। 1 द इल्यूजन ऑफ टाइम, समय का भ्रम। लेखक बताते हैं कि समय एक मानसिक निर्माण, मेंटल कंस्ट्रक्ट है। भूतकाल केवल यादें हैं, भविष्य केवल कल्पनाएं हैं, वास्तव में केवल अब, नाउ ही अस्तित्व में है। नथिंग एवर हैपेंड इन द पास्ट, इट हैपेंड इन द नाउ। 2 साइकोलॉजिकल वर्स क्लॉक टाइम, मनोवैज्ञानिक, समय बनाम घड़ी का समय। लेखक 2 प्रकार के समय में फर्क करते हैं। 1 क्लॉक टाइम, जैसे स्कूल जाना, ऑफिस जाना, प्लान बनाना, यह जरूरी है। 2 साइकोलॉजिकल टाइम, अतीत के पछतावे, भविष्य की चिंता, यही दुख का कारण है। समस्या तब होती है जब हम घड़ी के समय को मानसिक बोझ बना लेते हैं। 3 द पावर ऑफ फुल प्रेजेंस, पूर्ण उपस्थिति की शक्ति। जब आप पूरी तरह वर्तमान में उपस्थित होते हैं, आपका मन शांत हो जाता है, आप क्लैरिटी महसूस करते हैं, तनाव, डर और थकान धीरे धीरे खत्म होने लगती है। प्रेजेंस इज द की टू फ्रीडम, सो लर्न टू लिव इन इट। 4 माइंड्स रेजिस्टेंस टू नाउ, वर्तमान से मन का विरोध। मन हमेशा कुछ और चाहता है, यह स्थिति ठीक नहीं, यह बदलनी चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। यह रेजिस्टेंस ही आंतरिक संघर्ष का कारण है। वेयर एवर यू आर, बी देयर टोटली। 5 वर्तमान को समर्पण करें। जब आप कहते हैं जो कुछ है वह अभी के लिए पर्याप्त है, तो आप शांति, संतोष और ऊर्जा से भर जाते हैं। यह सरेंडर कमजोरी नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति का चिन्ह है। 6 देखो, सोचने वाले को देखो, साक्षी बनो। लेखक एक सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका बताते हैं। जब भी कोई विचार आए, उसे जज किए बिना देखें। खुद से पूछें, क्या मैं यह सोच हूं या इसे देखने वाला? जब आप यह करते हैं तो आप विचारों के पार चले जाते हैं और नाव में टिक जाते हैं। 7 की टेकअवेज, मुख्य बातें। समय का भ्रम तोड़ो, केवल अब में जियो। क्लॉक टाइम जरूरी है, लेकिन साइकोलॉजिकल टाइम से दूरी बनाओ। सच्चा आनंद इस पल की पूर्ण स्वीकृति से आता है। जो भी हो रहा है उसे बिना विरोध के स्वीकार करो। बुक प्रैक्टिस टिप: दिन में कई बार खुद से पूछें, मैं अभी कहाँ हूं? आंखें बंद करें और अपनी सांस पर ध्यान दें। अपने शरीर की संवेदनाएं महसूस करें। यही अब में जड़ित रहना है। इस अध्याय का सार: लाइफ इज नाउ। There was never a time when your life was not now, nor will there ever be. 4 अध्याय: वर्तमान से बचने की मन की रणनीतियां। 1 अब का खोना अस्तित्व का खोना है। अधिकतर लोग अपने जीवन में अब यानी वर्तमान क्षण को पूरी तरह जी नहीं पाते। वे या तो भूतकाल की यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में। जब आप वर्तमान में नहीं होते, तब आप वास्तव में जीवन से कट जाते हैं, क्योंकि जीवन केवल अब में ही होता है। डू ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस वर्सेस डीप अनकॉन्शियसनेस, सामान्य अचेतनता बनाम गहन अचेतनता। एक स्तर पर लोग सामान्य रूप से अचेत रहते हैं, जैसे कि जल्दबाजी, झुंझलाहट या चिड़चिड़ापन। ये संकेत हैं कि आप वर्तमान में नहीं हैं। गहरी अचेतनता तब होती है जब आप क्रोध, घृणा, चिंता या डर से भर जाते हैं। यह आपको पूरी तरह अपने मन की पकड़ में ले लेती है। 3 मन का अब को स्वीकार न करना। मन की सबसे बड़ी चाल यह है कि यह कभी भी वर्तमान को पर्याप्त नहीं मानता। यह हमेशा सोचता है कि कुछ और चाहिए और वह भविष्य में है। इस प्रकार आप एक अंतहीन तलाश में उलझ जाते हैं और कभी शांति अनुभव नहीं करते। 4 फ्रीडम फ्रॉम टाइम, समय से मुक्ति टोल बताते हैं कि मन द्वारा बनाए गए समय यानी अतीत और भविष्य से मुक्त होना जरूरी है। जब आप समय में नहीं बल्कि केवल वर्तमान में जीना शुरू करते हैं, तभी आप सच्ची मुक्ति, शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। 5
लेटिंग गो ऑफ साइकोलॉजिकल टाइम। मनोवैज्ञानिक समय को छोड़ना। मनोवैज्ञानिक समय आपकी पहचान को अतीत और भविष्य से जोड़ता है। यह एक भ्रम है। इसे त्याग कर जब आप केवल वर्तमान से जुड़ते हैं तभी आप आत्मा से जुड़ते हैं, जो हमेशा वर्तमान में ही मौजूद है। 6. एक्सेसिंग द पावर ऑफ नाउ। अब की शक्ति तक पहुंच। आप वर्तमान क्षण को पूरी तरह से महसूस करके ही इसकी शक्ति को अनुभव कर सकते हैं। जब भी आप पूर्ण रूप से किसी क्षण में उपस्थित होते हैं, जैसे प्रकृति को देखते समय, ध्यान करते समय या कोई साधारण कार्य करते समय, तब आप बीनिंग के संपर्क में आते हैं। 7. ब्रेकिंग द माइंड्स एडिक्शन टू टाइम। समय के प्रति मन की लत को तोड़ना यह अभ्यास की मांग करता है। हर बार जब आप महसूस करें कि आपका मन भटक गया है अतीत या भविष्य में, तब आप खुद को धीरे धीरे वर्तमान में वापस ला सकते हैं। यह प्रक्रिया ही आत्म जागरूकता की शुरुआत है। मुख्य संदेश: मन हमेशा या तो अतीत की पकड़ में होता है या भविष्य की चिंता में। केवल अब में उपस्थित रहकर ही आप सच्चे सुख और आत्मज्ञान को अनुभव कर सकते हैं। वर्तमान से भागना अपने होने से भागना है। चैप्टर 5 द स्टेट ऑफ प्रेजेंस, उपस्थिति की अवस्था। प्रेजेंस इज नॉट समथिंग यू डू, इट्स हु यू आर when you stop doing everything else unconsciously. 1. What is presence? उपस्थिति, presence क्या है? लेखक बताते हैं कि presence का मतलब है पूरी तरह से, पूरी चेतना के साथ इस पल में होना, बिना अतीत में डूबे, बिना भविष्य की चिंता किए, सिर्फ अब में रहना। Presence is the awareness that is deeper than thought. Presence कोई मानसिक अभ्यास नहीं, यह आपका स्वाभाविक स्वरूप है। 2. प्रेजेंस वर्स थिंकिंग, उपस्थिति बनाम सोचना। हम सोचते हैं कि सोचने से सब हल होता है, लेकिन लेखक बताते हैं कि सोच अक्सर हमें भ्रम, चिंता और तनाव में डालती है। प्रेजेंस तब पैदा होती है जब आप सोच को एक पल के लिए रोककर केवल होने में उतरते हैं। उदाहरण: जब आप प्रकृति में पूरी तरह डूब जाते हैं, किसी फूल को देखते हैं, संगीत को बिना सोच के सुनते हैं, तब आप प्रेजेंट होते हैं। वहीं प्रेजेंस की शुरुआत है। 3. रिकॉग्नाइजिंग द इनर बॉडी, अपने आंतरिक शरीर को महसूस करना। लेखक एक अभ्यास बताते हैं। अपनी आंखें बंद करो, अपने शरीर को भीतर से महसूस करो। कोई विचार नहीं, सिर्फ एहसास। जब आप ऐसा करते हैं, आप माइंड से नीचे उतरकर कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। फील योर बॉडी फ्रॉम विद इन, इट एंकर्स यू इन द नाउ। 4. उपस्थिति से आती है मौन और स्थिरता। प्रेजेंस का असर: मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन, ऊर्जा का संचार, गहरी स्पष्टता। ये मौन आपकी आत्मा की भाषा है। स्टिलनेस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ नॉइज, इट इज द डेप्थ ऑफ नाउ। 5. डूइंग फ्रॉम प्रेजेंस, उपस्थिति से कार्य करना। जब आप कोई काम प्रेजेंस से करते हैं, आप जल्दबाजी नहीं करते, आप तनाव में नहीं होते, आपका काम गहरा, सुंदर और प्रभावशाली होता है। प्रेजेंस से किया गया कार्य ही सच्चा कार्य होता है। When you align with the present moment, action becomes powerful. 6. ईगो cannot survive presence. अहंकार उपस्थिति में टिक नहीं सकता। ईगो को ताकत चाहिए, पहचान चाहिए, तुलना चाहिए। लेकिन प्रेजेंस में न कोई तुलना होती है, न कोई भय होता है, न ही मैं की पकड़ होती है। प्रेजेंस ईगो का अंत और आत्मा की शुरुआत। 7. की टेकअवेज, मुख्य बातें। प्रेजेंस मतलब इस पल में पूर्ण जागरूकता। यह सोच से परे है, यह अनुभव है। प्रेजेंस से ही शांति, प्रेम और सच्चा कार्य संभव होता है। प्रेजेंस में ईगो स्वतः गायब हो जाता है। बुक प्रैक्टिस टिप: प्रेजेंस प्रैक्टिस रोजाना 2 से 3 बार 1 से 2 मिनट के लिए। सभी कार्य रोकें, गहरी सांस लें, अपने शरीर को भीतर से महसूस करें। अपने आसपास की हर चीज को बिना सोच के देखें। बस देखिए, महसूस कीजिए, सोचिए मत। यही प्रेजेंस है। इस अध्याय का सार: Being present is the end of suffering and the beginning of true living. Chapter 6 The inner body, आंतरिक शरीर। The key to staying rooted in the present is to connect with your inner body. Eckhart Tolle. 1. What is the inner body? आंतरिक शरीर क्या है? लेखक बताते हैं कि हमारा शरीर केवल मांसपेशियों और हड्डियों का ढांचा नहीं है। इसके भीतर एक ऊर्जात्मक शरीर, एनर्जी बॉडी है, जिसे वे इनर बॉडी कहते हैं।
ये इनर बॉडी सचेत ऊर्जा का केंद्र है जो हमें नाव में टिकाए रखती है। योर इनर बॉडी इज योर ब्रिज टू द अनमैनिफेस्टेड। 2. आंतरिक शरीर को महसूस करना आपको अब में टिकाता है। जब आप अपने आंतरिक शरीर को भीतर से महसूस करते हैं, आप मन से हटकर चेतना में आ जाते हैं, विचार मंद हो जाते हैं और प्रेजेंस गहराने लगती है। उदाहरण, आंखें बंद करें, अपने हाथ या छाती में सटल ऊर्जा महसूस करें। कोई शब्द नहीं, केवल अनुभव। यही अभ्यास इंस्टेंट नाव का प्रवेश द्वार है। 3. डोंट थिंक अबाउट इट, फील इट। सोचें नहीं, महसूस करें। मन तुरंत इसे एक विचार बना देता है। इनर बॉडी क्या है, कैसा दिखता होगा? लेखक समझाते हैं, इनर बॉडी को समझने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए है। आप जब भी मौन में उतरते हैं और शरीर को भीतर से महसूस करते हैं तो प्रेजेंस सशक्त हो जाती है। 4. इनर एंड एंड हेल्थ, आंतरिक शरीर और स्वास्थ्य। जब आप नियमित रूप से अपने इनर बॉडी को महसूस करते हैं, शरीर के सेल्स रिजुविनेट होते हैं, हीलिंग तेज होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। वेयर देयर इज अवेयरनेस, एनर्जी फ्लोज। वेयर एनर्जी फ्लोज, हीलिंग हैपन्स। प्रेजेंस इज पावर प्लस हेल्थ। 5. द इनर बॉडी एज अ पोर्टल टू द अनमैनिफेस्टेड, आंतरिक शरीर अदृश्य अनमैनिफेस्टेड की ओर एक द्वार। लेखक कहते हैं कि बियॉन्ड योर इनर बॉडी लाइज द फॉर्मलेस टाइमलेस डायमेंशन, योर ट्रू सेल्फ। जब आप अंदर उतरते हैं, आप विचारों से मुक्त होते हैं, शरीर से परे चेतना से जुड़ते हैं, दिव्य मौन से एक हो जाते हैं। यह अनुभव किसी धर्म या दर्शन से परे है, यह बीइंग की अवस्था है। 6. चलते हुए, खाते हुए, बोलते हुए शरीर की आंतरिक ऊर्जा को हल्के रूप से महसूस करते रहे। यह अभ्यास आपको वर्तमान से जोड़े रखता है, ईगो को कम करता है, गहराई से ग्राउंडेड बनाता है। स्टे रूटेड इन द इनर बॉडी, दिस इज द ट्रू प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंस। 7. की टेकअवेज, मुख्य बातें। इनर बॉडी लाइन चेतना की जीवित उपस्थिति सोचने के बजाय महसूस करना प्रेजेंस की कुंजी है। इनर बॉडी आपको मन से परे ले जाता है, यही आंतरिक शांति, स्वास्थ्य और आत्म जागृति का मार्ग है। बुक प्रैक्टिस टिप: 2 मिनट का अंतरी शरीर का स्कैन। 1. आंखें बंद करें, अपने हाथों या पैरों में सटल कंपन महसूस करें। 3. धीरे धीरे पूरे शरीर को भीतर से स्कैन करें। 4. कोई शब्द नहीं, कोई सोच नहीं, केवल अनुभव। रोज 2 से 3 बार ये करें और प्रेजेंस को गहराई से महसूस करें। इस अध्याय का सार: आपको बीइंग से कटा हुआ है जब तक आप अपने दिमाग में हैं। रिकनेक्ट थ्रू द इनर बॉडी। चैप्टर 7, पोर्टल्स इनटू द अनमैनिफेस्टेड, अदृश्य सत्ता में प्रवेश के द्वार। अनमैनिफेस्टेड यानी वह चेतना जो रूप और शब्द से परे है, सच्चा बीइंग, परम शांति। 1. व्हाट इज द अनमैनिफेस्टेड? अदृश्य अनमैनिफेस्टेड क्या है? लेखक कहते हैं कि जो कुछ भी आप देख सकते हैं वो मैनिफेस्टेड, प्रकट है। शरीर, विचार, भावनाएं, वस्तुएं। लेकिन उसके पार एक अदृश्य, मौन, अनंत सत्ता है जिसे एखहार्ट टोल अनमैनिफेस्टेड कहते हैं। द अनमैनिफेस्टेड इज द इटर्नल सोर्स ऑफ ऑल लाइफ, इट इज बीइंग इटसेल्फ। यह न तो समय में है न स्थान में, यह आपकी चेतना का मूल स्रोत है। 2. द रोल ऑफ स्टिलनेस एंड साइलेंस, मौन और स्थिरता। प्रवेश द्वार: जब आप पूरी तरह शांत होते हैं, कोई विचार नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल मौन, तब आप अनमैनिफेस्टेड को अनुभव करते हैं। स्टिलनेस, स्थिरता, खांत ब्रह्म के द्वार का पहला संकेत है। स्टिलनेस इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड, ऑल एल्स इज पुअर ट्रांसलेशन। 3 प्रमुख द्वार: वेन, द नाव, अभी का क्षण। इस पल में जब आप पूरी तरह जागरूक होते हैं, तब आप उसके पार झांकने लगते हैं। 2. द इनर बॉडी, आंतरिक शरीर। जब आप भीतर की ऊर्जा को गहराई से महसूस करते हैं, आप ईगो से पार जाते हैं। 3. साइलेंस, मौन। भीतर और बाहर का मौन आपको उस असीम चेतना की ओर ले जाता है। 4. सरेंडर, समर्पण। जो है उसे पूरी तरह स्वीकार कर लेना, उसी में ईश्वर है। 4. ईगो कैनॉट एंटर द अनमैनिफेस्टेड ईगो, वहां नहीं पहुंच सकता। ईगो बनानन पहचान, तुलना, असंतोष। अनमैनिफेस्टेड अनंत, मौन, एकत्व, प्रेम। ईगो हमेशा कुछ बनना चाहता है, जबकि अनमैनिफेस्टेड में कुछ न होना ही पूर्णता है। टू एक्सेस द अनमैनिफेस्टेड यू मस्ट डाई बिफोर यू डाई। 5.
क्यों अनुपस्थित चेतना तक पहुंचना जरूरी है? मन को विश्राम मिलता है, आत्मा को पोषण मिलता है, जीवन में गहराई, मौन और सहजता आती है। मैनिफेस्टेड और अनमैनिफेस्टेड दोनों में संतुलन ही सच्चा जीवन है। विदाउट अ कनेक्शन टू द अनमैनिफेस्टेड योर लाइफ इज लाइक अ हाउस विदाउट फाउंडेशन। छठा, प्रैक्टिसिंग एंट्री थ्रू पोर्टल्स। इन द्वारों से प्रवेश का अभ्यास कैसे करें? दिन में कुछ मिनट पूर्ण मौन में बैठे अपने आंतरिक शरीर को अनुभव करें। किसी क्षण में पूरी तरह उपस्थित हो जाए, जैसे सूरज डूबते देखना। जो कुछ भी हो रहा है उसे पूर्ण समर्पण से स्वीकार करें। उस पल आप केवल होने, बीइंग में होते हैं। 7 की टेकअवेज। मुख्य बातें। अनमैनिफेस्टेड, होल स्वरूप, विचार और समय से परे चेतना, द नाउ, साइलेंस, इनर बॉडी और सरेंडर। इसके 4 द्वार। जब मन शांत होता है, आत्मा जागती है। जीवन की सच्ची गहराई बीइंग में टिकने से आती है। दें लेकिन पकड़े नहीं 4। केवल मौन में डूब जाए। जब मौन स्थिर हो जाए, आप अनमैनिफेस्टेड से जुड़ गए हैं। इस अध्याय का सार, द फॉर्म हाइड्स द फॉर्मलेस, गो बियॉन्ड द सर्फेस एंड फाइंड द डिवाइन स्टिलनेस विद इन। स्टिलनेस। चैप्टर 8, एनलाइटेंड रिलेशनशिप्स, प्रबुद्ध या जागरूक संबंध। ट्रू रिलेशनशिप्स begin when both individuals are present, not when they seek completion through one another. Eckhart Tolle. 1. Unconscious versus conscious relationships. अचेतन बनाम चेतन संबंध। अधिकांश लोग संबंधों में इसीलिए जाते हैं कि दूसरा व्यक्ति उन्हें पूर्ण करे, वो मुझे खुश रखे, वो मेरी ज़रूरतें पूरी करे, वो मुझे समझे। ये संबंध ईगो आधारित होते हैं। इनमें अधिकार, अपेक्षा, गुस्सा, दर्द और जलन होती है। अज्ञात संबंध दर्द का स्रोत है, न कि आनंद का। लेकिन जागरूक संबंध, एनलाइटेंड रिलेशनशिप्स में कोई अपेक्षा नहीं होती, केवल उपस्थिति, प्रेजेंस और स्वीकृति होती है। डू द पेन बॉडी इन रिलेशनशिप्स। संबंधों में पीड़ा का शरीर, पेन बॉडी। हर व्यक्ति के भीतर पुराना भावनात्मक दर्द, पेन बॉडी होता है। जब 2 लोग संबंध में आते हैं तो ये पेन बॉडी टकराते हैं। परिणाम, छोटी बातों पर लड़ाई, दोषारोपण, चुप्पी और दूरी। इट फीड्स ऑन कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन जब आप अवेयर होते हैं तो आप उस दर्द को पहचानते हैं और उसे जवाब नहीं देते। 3. लव इज नॉट नीडीनेस। प्रेम जरूरत नहीं है। असली प्रेम तब शुरू होता है जब आप पूर्णता भीतर से महसूस करते हैं। अगर आप किसी से ये उम्मीद करते हैं कि वो मुझे खुश करे, उसके बिना मैं अधूरा हूं, तो वो प्रेम नहीं, आवश्यकता और डर है। लव इज नॉट वांटिंग, लव इज बीइंग। 4. उपस्थिति, प्रबुद्ध संबंधों की नींव। जब आप और आपका साथी अब नाव में पूरी तरह उपस्थित होते हैं, कोई शक नहीं होता, न कोई तुलना, न पुरानी शिकायतें। प्रेजेंस आपको शुद्ध प्रेम, क्षमा और सह अस्तित्व में ले जाती है। इन प्रेजेंस देयर इज नो यू और मी, ओनली बीइंग। 5. निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर। जागरूक संबंधों में कोई व्यक्ति दूसरे पर भावनात्मक सहारा बनने की कोशिश नहीं करता। दोनों व्यक्ति आंतरिक रूप से पूरे होल होते हैं। ऐसे रिश्तों में स्वतंत्रता होती है, लेकिन दूरी नहीं। पास होते हुए भी बंधे नहीं होते। 6. आर्ग्यूमेंट्स बिकम अपॉर्चुनिटीज। झगड़े भी एक अवसर बन जाते हैं। जब कोई मतभेद हो तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय पॉज करें, ऑब्जर्व करें और स्पीक कॉन्शियसली। इससे रिश्ते में परिपक्वता आती है, दर्द कम होता है, समझ बढ़ती है। 7. की टेकअवेज, मुख्य बातें। अचेतन रिश्तों में अपेक्षा और दर्द होता है। जागरूक रिश्तों में प्रेजेंस और एक्सेप्टेंस होता है। प्रेम एक अनुभव है, जरूरत नहीं। झगड़े अवेयरनेस से हीलिंग में बदल सकते हैं। संबंध तभी फलते हैं जब दोनों स्वयं से जुड़े हों। बुक प्रैक्टिस टिप, प्रेजेंस विथ योर पार्टनर। रोज 5 मिनट साथी के साथ मौन में बैठें। 2. एक दूसरे की आंखों में बिना बोले देखें। 3. केवल प्रेजेंस साझा करें, कोई विचार नहीं, कोई भूमिका नहीं। यह अभ्यास रिश्ते को गहराई, मौन और प्रेम से भर देता है। इस अध्याय का सार, डोंट सीक लव, बी प्रेजेंट एंड लव विल अराइज फ्रॉम दैट स्पेस। और चैप्टर 9, बियॉन्ड हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस, देयर इज पीस। सुख और दुख से परे होती है शांति। पीस डज नॉट डिपेंड ऑन आउटर सर्कमस्टेंसेस, इट अराइजेज
when you go beyond the mind. एखार्ट टोले। 1. सुख और दुख की प्रकृति क्या है? लेखक बताते हैं कि सुख हैप्पीनेस, डार्टो मन के अनुसार, परिस्थितियां सही होना, दुख अनहैप्पीनेस, और जब चीजें आपके अनुसार न हो, दोनों ही बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर हैं, इसलिए ये हमेशा अस्थायी हैं, आते हैं और चले जाते हैं. What the world calls happiness is merely pleasure that is dependent on form. 2. Peace is deeper than emotions. शांति भावनाओं से गहरी होती है. एखार्ट टोले कहते हैं कि सच्ची शांति, पीस, न तो खुशी है न ही उदासी. यह एक गहरी मौन उपस्थिति है जो हर अनुभव के पार है. यह मन से नहीं आती, यह तब आती है जब आप मन के पार जाते हैं. 3. Accepting the isness of the moment. हर पल की जैसा है स्थिति को स्वीकारना. जब आप कहते हैं जो हो रहा है उसे मैं पूरी तरह स्वीकार करता हूं, तो आप उस भीतर की शांति को महसूस करने लगते हैं जो स्थायी है, जो स्थिति बदलने से नहीं हिलती. यही है प्रेजेंस चाटास पीस का सूत्र. 4. द ईगो थ्राइव्स ऑन ड्रामा. ईगो को नाटक चाहिए, शांति नहीं. ईगो चाहता है पहचान बनाना, संघर्ष करना, तुलना करना, सही साबित होना. इसलिए जब जीवन शांत हो जाता है, ईगो बेचैन हो जाता है. लेकिन आप ईगो नहीं हैं, आप तो वो चेतना है जो सब देख रही है. पीस बिगिंस व्हेन द ड्रामा एंड्स. 5. विपरीतों के पार जाना सीखो. मन केवल 2 चीजें जानता है, अच्छा बुरा, सही गलत, पसंद नापसंद. लेकिन लेखक कहते हैं कि सच्चा अध्यात्म तब शुरू होता है जब आप इन विपरीत ध्रुवों के पार जाते हैं और बस होने में रहते हैं. विपरीतता के बाद वहां उपस्थिति है. एंड इन प्रेजेंस देयर इज पीस. 6. जॉय ऑफ बीइंग वर्सेस प्लेजर ऑफ डूइंग. होने की खुशी बनाम करने की खुशी. प्लेजर या समयबद्ध बाहरी चीजों पर निर्भर. जॉय ऑफ बीइंग. जब आप अब में होते हैं बिना किसी कारण के सुखद अनुभूति. डूइंग जरूरी है लेकिन बीइंग के बिना डूइंग अधूरा है. 7. की टेकअवेज. मुख्य बातें. सुख और दुख अस्थायी हैं, इन पर जीवन आधारित नहीं होना चाहिए. शांति अब में पूर्ण स्वीकृति के साथ आती है. ईगो नाटक से जीवित रहता है, मौन उसे खत्म कर देता है. प्रेजेंस कॉन्शियस पीस. पावर बीइंग की मौन अनुभूति. पावर सेल्स सच्चा सुख. बुक प्रैक्टिस. टिप मोमेंट ऑफ पीस. हर दिन 2 बार 5 मिनट का अलार्म सेट करें. रुकें, अपनी सांस महसूस करें, खुद से पूछें क्या अभी इस क्षण में कुछ कमी है. जवाब मिलेगा नहीं, वहीं से शांति उत्पन्न होगी. इस अध्याय का सार. पीस इज नॉट ऑन द अदर साइड ऑफ हैप्पीनेस, इट्स ऑन द अदर साइड ऑफ माइंड. चैप्टर 10. द मीनिंग ऑफ सरेंडर. समर्पण का अर्थ. Surrender is the simple but profound wisdom of yielding to rather than opposing the flow of life. Eckhart Tolle. 1. What is surrender? समर्पण क्या है? लेखक कहते हैं कि समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है. समर्पण का अर्थ है जो कुछ इस क्षण में हो रहा है उसे पूरी तरह स्वीकार कर लेना. Surrender is inner acceptance of what is without resistance. यह बाहर की स्थिति नहीं बदलता, यह आपके भीतर की स्थिति को बदलता है. 2. सरेंडर ब्रिंग्स इनर पीस. समर्पण से आती है भीतरी शांति. जब आप परिस्थिति से लड़ना बंद कर देते हैं और कहते हैं ठीक है ये हो रहा है और मैं इसे स्वीकार करता हूं, तो तनाव गायब हो जाता है, मन शांत हो जाता है, जीवन का प्रवाह सहज हो जाता है. यही प्रेजेंस की गहराई है. 3. सरेंडर इज नॉट वीकनेस. समर्पण कमजोरी नहीं है. बहुत से लोग मानते हैं कि समर्पण का मतलब है कोशिशें छोड़ देना, कमजोर बन जाना, हालात के आगे झुक जाना. लेकिन लेखक समझाते हैं कि ट्रू सरेंडर इज द स्ट्रेंथ टू एक्सेप्ट व्हाट इज विदाउट मेंटल रेजिस्टेंस. ये एक आंतरिक शक्ति है, बाहरी परिस्थितियों को जीतने के पहले भीतर की लड़ाई को जीतना. 4. रेजिस्टेंस इज द रूट ऑफ सफरिंग. विरोध ही पीड़ा की जड़ है. जब हम कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता, तो हम पीड़ा का निर्माण करते हैं. लेकिन जब हम केवल हाँ कहते हैं, हाँ इस क्षण को, तब दर्द के पार शांति मिलती है. 5. 2 लेवल्स ऑफ सरेंडर. समर्पण के 2 स्तर. A. एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट. जो कुछ हो रहा है उसे जैसा है वैसा स्वीकार करना. B. सरेंडर टू द होल लाइफ इटसेल्फ. पूरा जीवन, उसकी दिशा,
गति और रहस्य को स्वीकार करना। यू डोंट सरेंडर टू द सिचुएशन, यू सरेंडर टू द डीपर इंटेलिजेंस बिहाइंड द सिचुएशन। छठा, पावर थ्रू सुरेंडर, समर्पण से शक्ति मिलती है। जब आप समर्पण करते हैं तब आप डर से मुक्त होते हैं, क्लैरिटी में आते हैं, फ्लो के साथ जीना सीखते हैं। अब आप जिंदगी को अपने खिलाफ नहीं बल्कि अपने साथ महसूस करने लगते हैं। 7 की टेकअवेज, मुख्य बातें। समर्पण, इस क्षण की पूर्ण स्वीकृति, यह हार नहीं बल्कि गहराई से स्वीकारना है। विरोध करने से पीड़ा होती है, स्वीकृति से शांति, समर्पण से स्पष्टता, सहजता और ऊर्जा मिलती है। प्रेजेंस में रहना ही सच्चा सरेंडर है। बुक प्रैक्टिस टिप, मिनी सरेंडर चेक। जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए, कुछ सेकंड रुकें, खुद से पूछें, क्या मैं इस पल को पूरी तरह स्वीकार सकता हूं? फिर गहरी सांस लें और हाँ कहें, यस टू द नाउ, यस टू लाइफ। आप देखेंगे तनाव धीरे धीरे गायब हो जाएगा। इस अंतिम अध्याय का सार, सरेंडर इज द सिंपल बट प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम रेजिस्टेंस टू एक्सेप्टेंस, फ्रॉम माइंड टू प्रेजेंस, फ्रॉम सफरिंग टू पीस। द पावर ऑफ नाउ।